डियर स्टूडेंट्स, अपन अपनी पहली जो क्लास थी उसमें अपन C3 साइकिल के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो C3 चक्कर था वो अपन ने वहाँ ख़त्म कर लिया था, उसके जस्ट बाद से शुरू करेंगे। तो इस चक्कर को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि आखिरकार C4 चक्कर क्यों आया, या इसका क्या कारण था, या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं। क्या होता है कि भूमध्य रेखा के, मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना वो चीज़ आप लिख लीजिए। भूमध्य रेखा के पास में जो पौधे होते हैं ना, उन पौधों में लगातार क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो लगातार फोटो रेस्पिरेशन होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन यदि डेली की डेली होगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो वहाँ के पौधे क्या करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए एक विशेष प्रकार का अनुकूलता अपनाते हैं, जिसे C4 साइकिल कहते हैं। तो डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन इसके फीचर्स। सबसे पहले चीज कि कौन कौन से पादप होते हैं जो C4 चक्कर पाया जाता है। मक्का, ज्वार, गन्ना, बाजरा और अमेरंथस, ये 5 ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें C4 साइकिल पाया जाता है। जबकि ये कौन सी क्षेत्र में होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगली बात, C4 चक्कर होता है ना, इसकी सबसे मुख्य बात यही होती है कि इसमें क्रेंज सारणी पाई जाती है। सबसे मेन करेक्टर है, याद कर लीजिए, ये PMT में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसा कौन सा चक्कर है जिसमें क्रेंज सारणी होती है, C4 साइकिल। अब क्रेंज सारणी क्या होती है लिख लीजिए नोटबुक में। कोई भी, मान लीजिए कोई वेस्कुलर है या सवन उत्तक है, वह किसी वेस्कुलर या सवन, मान लीजिए कोई सवन बंडल है, वह सवन बंडल आच्छद के द्वारा गिरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं क्रेंज सारणी। कोई भी सवन बंडल यदि किसी बंडल शीत कोशिका के द्वारा जुड़ा गिरा हुआ होता है तो उसे बोलते हैं अपन क्रेंज सारणी। समझ गए मेरी बात? एक बार दोबारा बता रहा हूं, क्रेंज सारणी क्या होती है। कोई भी सवन बंडल यदि बंडल आच्छद कोशिकाओं के द्वारा गिरा हुआ होता है उसे क्रेंज सारणी कहते हैं। अब सबसे दूसरी चीज, जो C4 चक्कर होता है ना, उसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, मोस्ट है। कौन से साइकिल के प्लांट्स होते हैं जिनकी उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। C4 की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। ये लिखा हुआ है, वाष्पोत्सर्जन कम होगा ना तो उत्पादकता तो अपने आप ही ज्यादा होगी। ठीक है, एक प्रोसेस भी चलता है कि मान लो कोई प्लांट, उसे अपन लगातार पानी देते रहेंगे, मृदा से उसे पानी मिल रहा है, पानी मिलता रहेगा, वाष्पोत्सर्जन की यदि हानि भी नहीं हो रही है तो फिर क्या वो पानी कहाँ जाएगा, वो तो दाब लगाएगा, उसे मूल दाब बोलते हैं। तो C4 प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो जल की हानि कम होगी, और जल की हानि कम होगी तो क्या होगा, अपना उत्पादकता भी ज्यादा होगी। ऊर्जा होती है वो 30 ATP होती है। कि C4 प्लांट्स होते हैं वो कितना तापमान सहन कर सकते हैं, 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकते हैं C4 प्लांट्स। याद रखना ये चीज भी। फोटो रेस्पिरेशन इनमें अनुपस्थित होता है। C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन कभी भी नहीं पाया जाता है। अगली चीज, C4 साइकिल होते हैं ना, कोई भी मान लो तापमान मान लो, इसकी सहनशीलता होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यह तापमान के प्रति क्या होते हैं, सहनशील। ठीक है, अब अगले जो वीडियो होगा अपना, इसी वीडियो में अपन बात करेंगे अब C4 साइकिल, मतलब साइकिल बना के बताऊंगा मैं आपको कि कैसा साइकिल होता है।
C4 साइकिल। मैं आपको ये साइकिल समझाऊंगा तो थोड़ी देर कृपया 5 मिनट मेरी बात ना ध्यान से सुन लीजिए, आप ये चक्कर आराम से समझ जाओगे। बहुत ही इजी साइकिल है ये, समझते हैं। सबसे पहले चीज, वातावरण से CO2 आई और वो CO2 है वह SCO3 में उसका क्या हुआ, स्थानांतरण या उसका कन्वर्जन। अब वो SCO3 होता है ना, वो पेप के साथ अभिक्रिया करता है। पेप का पूरा नाम सब जानते ही हैं, फास्फोइनोल पाइरुवेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कौन करता है, PEPK कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसे बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेशन। SCO3 बदला, उस SCO3 को पेपकेज ने उसमें मतलब जो अभिक्रिया हो रही थी उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया, उसे बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेशन। दोबारा बता देता हूं, वातावरण से CO2 आई और वो SCO3 में उसका क्या हुआ, कन्वर्जन। अब जिस SCO3 में उसका कन्वर्जन हुआ वो SCO3 पेप के साथ अभिक्रिया करेगी, कर रही है ना, पेप के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कौन कर रहा है, पेपकेज, और इस घटना को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। यानी SCO3 पेप के साथ अभिक्रिया करती है, उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कौन करता है, पेपकेज नामक एंजाइम, उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। फिर कार्बोक्सिलेशन से क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन C4 साइकिल का सबसे मतलब जो पहला और स्थायी उत्पाद होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एक बात और, ऑक्जेलिक एसिड से ही जुड़ा हुआ चीज बताता हूं मैं, कि जो हेच और स्लेक, जिसका दूसरा नाम होता है C4 साइकिल का दूसरा नाम होता है हेच और स्लेक। तो हेच और स्लेक का जो साइकिल होता है ना, उस साइकिल को अपन C4 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि हेच और स्लेक का जो साइकिल होता है ना, उस साइकिल में सबसे पहला स्थायी उत्पाद होता है, उसमें 4 कार्बन होती है, इसलिए इसे अपन बोलते हैं C4 साइकिल। अब क्या होता है, पेपकेज जानते हो, पहला क्वेश्चन पेपकेज में से, पेपकेज नामक एंजाइम कहां पर पाई जाती है, यह पाई जाती है मीजोफिल कोशिका में। देख लीजिए, पेपकेज एंजाइम होती है वो मीजोफिल कोशिका में पाई जाती है। ये पेपकेज 2 क्रियाधार होते हैं इसमें, मेलेट और एस्पारेट। ये क्या करती है पेपकेज कि मेलेज और एस्पारेट नामक क्रियाधार को मीजोफिल कोशिका से बंडल आच्छादित कोशिका में स्थानांतरित करती है। फिर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हमेशा कार्बोक्सिलेशन का उल्टा होता है, सब जानते हो इस चीज को। यहां फिर CO2 हुआ, CO2 से क्या हुआ, C3 साइकिल, और C3 साइकिल में कौन सा एंजाइम होता है, रोबिस्को। अब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, उसमें यह पाइरुवेट C3 साइकिल जो किसमें हो रहा है, बंडल आच्छादित कोशिका में। आगे देखते हैं पर पाइरुवेट। अब बात करते हैं मीजोफिल कोशिका में, ये इसी से यहां था पाइरुवेट। पाइरुवेट होता है, उसका जो रीजनरेशन हो रहा है वो PAP में हो रहा है, और कौन से एंजाइम की सहायता से हो रहा है, डाइकाइनेज, ये उत्प्रेरक एंजाइम होता है। उत्प्रेरक एंजाइम
पायरुवेट होता है उसका रीजनरेशन पीईपी में हो रहा है। तो ये रीजनरेशन होता है वो कौन से एंजाइम की उत्प्रेरकता से होता है या इसे उत्प्रेरित कौन करता है? यह करता है डाइकाइनेज। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, चक्कर सब समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बारे में एक चीज और बताता हूं, यह डाइमॉर्फिज्म होता है, ये बात मेरी याद रख लीजिए आप। ये डाइमॉर्फिज्म होता है, पूछा जाता है पीएमटी में भी बहुत ज्यादा कि ऐसा कौन सा साइकिल होता है जो डाइमॉर्फिज्म होता है। C4 साइकिल, दो प्रकार की कोशिका होती है इसमें, मेसोफिल और बंडल अछुत कोशिका। अब बात आती है आगे कि क्लोरोप्लास्ट में घरेना होती है, सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी मतलब बंडल अछुत कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिनकी क्लोरोप्लास्ट में घरेना नहीं पाया जाता है। याद रखना ये चीज मोस्ट है कि बंडल अछुत कोशिका होती है ना, उनकी जो घरेना होती है ना, उसमें जो घरेना होती है वो क्लोरोफिल में एब्सेंट होती है। इसमें तो क्या है कि मेसोफिल कोशिकाएं छोटी होती है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस को समझते हैं अपन कि इसमें कितने एटीपी बनते हैं। जब एक एटीपी से एक एडीपी बनता है तो होता है, क्या होता है, एक एटीपी से एक एडीपी बना तो वन एनर्जी रिच बॉन्ड टूटता है, यानी एक बंद एनर्जी टूटती है। दो एटीपी से दो, मतलब जब एटीपी का हाइड्रेशन हुआ ना तब क्या होता है कि दो एनर्जी रिच बॉन्ड टूटते हैं। जब एटीपी का हाइड्रेशन हुआ तो दो एनर्जी रिच बॉन्ड टूटे तो कितने एडीपी बने? दो एडीपी बने। याद रखना बेसिक चीज है। अब बात करते हैं अपन C4 साइकिल की। C4 साइकिल में क्या होता है एक्चुअल में कि एक बार C4 साइकिल पूरा चला, कितनी एटीपी खर्च हो रही है? दो। C3 चक्कर में कितनी हो रही थी? एक। तो पूरा जो ये चक्कर चला ना C4 चक्कर, इसमें दो एटीपी खर्च होती है। देखो यहां लिख देता हूं, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। दो एटीपी, ठीक है, यहां दो एटीपी बड़ी। दो एटीपी का मतलब होता है कि मान ले अब इसमें 6 कार्बन है, शुगर मान लीजिए, शुगर के लिए कितनी बार चलेगा चक्कर? 6 बार। 6 बार चला तो कितनी बार हुई टोटल? एक बार में यदि दो एटीपी बन रही है, चक्कर 6 बार चलेगा तो कितनी एटीपी बनेगी? 12। कितनी बनेगी? 12 एटीपी। 12 एटीपी, ठीक है। ये 12 एटीपी होती है वो अतिरिक्त आ गई, ठीक है। तो इस 12 एटीपी को C3 साइकिल की एटीपी से जोड़ेंगे। C3 साइकिल में कितनी बन रही थी? 18 एटीपी। तो 18 प्लस 12 कितनी हुई? 30 एटीपी। याद रख लीजिए कि इसमें एक चक्कर में दो एटीपी बनती है, लेकिन जब ये चक्कर किसी शुगर के लिए चलता है, 6 कार्बन वाली के लिए, तो उसमें प्रोसेस होता है कि 6 बार चलेगा, एक बार में दो बनेगा, तो 6 बार में कितना हुआ? 12। तो 12 को अपन C3 साइकिल के 18 में इंक्लूड कर देंगे या जोड़ देंगे तो कितनी हुई? 30 एटीपी। और NADP वस्तु होती है 12। 12 NADPH2, 18 एटीपी और 12 NADPH2 इसकी डिमांड होती है। तो याद रख लीजिए, एक बार C4 साइकिल चलेगा, 2 एटीपी बनेगी। 6 कार्बन शुगर के लिए चलेगा तो कितनी बनेगी? 2 को 6 से गुणा कर लो, 12 हो जाएगा। और जितनी बढ़ती है अतिरिक्त उसको C3 साइकिल में जोड़ देंगे तो 30 एटीपी और 12 NADPH2 बनेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन अगले, इसी पार्ट में बात करते हैं अपन फीचर्स की, जो विशेषता होती है मुख्यतः कि C4 साइकिल के
जो फंक्शन काम क्या होते हैं, मेन काम क्या होते हैं इसके, इसकी मेजॉरिटी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं, अपन ने C4 साइकिल के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं अपन C4 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन कितनी बार होता है। पहले चीज, 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। पहला कार्बोक्सिलेशन तो कौन करता है इसमें, पेप्केज नामक एंजाइम मीजोफिल कोशिका में कार्बोक्सिलेशन करता है। दूसरा कार्बोक्सिलेशन कौन करता है, बंडल आच्छादित कोशिका में रूबिस्को। याद रखिए, C4 साइकिल में 2 बार कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। पहली बार तो कार्बोक्सिलेशन कौन कर रहा है, पेप्केज, किसमें, मेजोफिल कोशिका में। दूसरा कौन कर रहा है, रूबिस्को, कहां पर, बंडल आच्छादित कोशिका में। तो कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है वो 2 बार होती है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले बता चुका हूं मैं कि जो C4 साइकिल होता है डाइमॉर्फिज्म होता है। अगली चीज मैंने बताया था कि जो C4 चक्कर होता है ना, उसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो मैं आपको ये चीज सिद्ध करके बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता है। सबसे पहले चीज, C4 साइकिल में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होती है। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट क्यों होती है, अभी बताया था कि इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, मेजोफिल कोशिका और बंडल आच्छादित कोशिकाएं। तो इन दोनों कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट यदि जुड़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि बंडल आच्छादित कोशिका और मेजोफिल कोशिका दोनों के क्लोरोप्लास्ट जुड़े तब जाकर क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट। और पेप्केज एंजाइम ये दोनों जुड़े तो क्या है कि रूबिस्को को CO2 मिलती रहेगी। यदि रूबिस्को को लगातार CO2 मिलती रहेगी तो क्या रूबिस्को ऑक्सीजन के रूप में काम करेगा, नहीं, रूबिस्को ऑक्सीजनेज के रूप में काम कभी भी नहीं करेगा। यदि रूबिस्को को CO2 मिल रही है तो उसे ऑक्सीजनेज के रूप में काम क्यों करेगा वो, तो इसका मतलब होता है कि इसमें प्रकाश अवशन नहीं होगा। सिद्ध होती है।